रात की तन्हाई में जब सब सो रहे होते हैं, कि रात की तन्हाई में जब सब सो रहे होते हैं, तभी कोई चुपके से पढ़कर चैंपियंस तैयार होते हैं। जी हां बच्चों, आपके लिए जैक बोर्ड ने जारी कर दिया है कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर। तो आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सारा सॉल्यूशन देखेंगे, सारा आंसर देखेंगे। तो आज क्लास 10 के लिए एक बहुत बड़ा वीडियो सामने आ रहा है, जो आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 10वीं का जो मॉडल पेपर आया है, आज हम उसका आंसर को बताते हैं। तो आपका जो फुल मार्क्स रहेगा, आपको पता ही है 80 मार्क्स का आपका फुल मार्क्स रहेगा। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका फुल मार्क्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चंस जो है ना काफी ज्यादा वहां पे पूछा जाता है मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और मॉडल पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पैटर्न के आधार पर आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका ये जो हमारा यहाँ पे पैटर्न है दो बच्चों, कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा। क्या रहेगा? एमसीक्यू, जो कि पूरा 30 आपको बनाना है। उसके बाद 31 से लेकर, है ना, 31 से लेकर 38, ये 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 6 अटेम्प्ट करना है, 6 क्वेश्चन को लिखना है 2 मार्क्स का, है ना, 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का लिखना है। और 39 से लेकर 46, है ना, 46, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो 8 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपको 6 बनाना है। ठीक है, और 47 से लेकर 52 तक, है ना, 47 से लेकर 52 तक आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 4 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसमें आपको 4 अटेम्प्ट करना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन हमारे जैक बोर्ड ने। देखते हैं क्या आपके मॉडल पेपर में दिया है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन में, आपका पैसेज से रहेगा, और पैसेज से आपको क्वेश्चन वहां बनाने के लिए दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, सब्जेक्टिव में भी रहेगा। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज से आपको क्या करना रहेगा, आपको बनाना रहेगा आंसर, है ना, आपको आंसर बनाना रहेगा, एमसीक्यू बनाना रहेगा। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ है पैसेज, चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से इसको समझते हैं पहले आसान भाषा में। इन रिसेंट ईयर्स, है ना, इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज has emerged as one of the most pressing global issue। जो जलवायु परिवर्तन है ना, कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स मतलब कुछ सालों में जो जलवायु परिवर्तन है ना, जो अचानक सा हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर वैश्विक मुद्दा है, बहुत बड़ा गंभीर वैश्विक मुद्दा है। ठीक है, साइंटिस्ट एग्री दैट, वैज्ञानिक जो है वो एग्री करते हैं, मानते हैं कि द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। कह रहा है कि जो वैज्ञानिकों है, जब वैज्ञानिक का कहना यह है, मानते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का, पृथ्वी का जो तापमान है, वो बढ़ क्यों रहा है? वो बढ़ रहा है बच्चों ग्रीन हाउस गैस के कारण। ग्रीन हाउस गैस के कारण ये बहुत हानिकारक गैस होते हैं, जो अपने पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ा दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे टेम्परेचर 55 डिग्री 56 डिग्री तक पहुंच जाता है, और इतने ज्यादा टेम्परेचर में इंसान को जीना आने वाले समय में मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। कौन कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। बच्चों पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपका आने वाले जो क्वेश्चन है वहां पे उससे संबंधित वो आपके बनेंगे। तो पैसेज को ध्यान से पढ़कर समझना है, तभी आप वहां पे लिखिएगा पैसेंस के साथ, हड़बड़ा कर नहीं, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस गैस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू अ फेनोमेनन नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। क्या कह रहा है कि जो ये सब गैस है, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो हानिकारक गैस है, ये क्या कर रहा है, हमारे वातावरण में, हमारे अंडमंडल का जो गर्मी है उसको रोक रहा है ना। जो गर्मी है ट्रैप कर रहा है, उसको ट्रैप मतलब होता है मेरे बच्चे रोकना, है ना। क्या होता है? रोकना। जो वातावरण का, वायुमंडल का जो गर्म है उसको रोक रहा है। वो पृथ्वी से गर्मी दे रही है, लेकिन वायुमंडलीय जो गर्मी है उसको रोक रहा है। कौन? ये सब गैस, है ना। द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग। जो हमारा क्लाइमेट चेंज पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका जो इंपैक्ट है,
है ना, उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है, फार रीचिंग, बहुत दूरगामी है, बहुत दूर तक उसका नुकसान आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत दूर तक उसका नुकसान आपको दिखेगा। राइजिंग सी लेवल्स, क्या लिखा हुआ है, राइजिंग सी लेवल्स, राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन कोस्टल सिटीज, राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन कोस्टल सिटीज, है ना। राइजिंग सी लेवल मतलब पृथ्वी के, सॉरी समुद्र की लेवल को बढ़ना, है ना, समुद्र के लेवल को बढ़ना थ्रेटन, हानिकारक पहुंचाती, नुकसान पहुंचाती है, किसको, कोस्टल सिटीज को, तटीय शहरों को, है ना। जो समुद्र का पानी का जो लेवल है अगर बढ़ जाएगा तो जो उसके नजदीक जो शहर है उनको वो क्या करती, क्षति पहुंचाएगी, है ना, वही कह रहा है, क्षति पहुंचाएगी, खतरा पहुंचाएगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लूड्स एंड ड्राउट्स आर बिकमिंग मोर कॉमन। कह रहा है कि जो वातावरण को जो अचानक बदलना होता है ना, ये क्या कर रहा है, ये आज के टाइम पे बाढ़, कहीं देखिएगा बहुत ज्यादा बाढ़ है, कहीं बहुत ज्यादा सुखाड़ है, ये आजकल कॉमन हो चुका है। जलवायु का परिवर्तन के कारण अचानक से जलवायु बदल जाना, इससे क्या हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, कहीं पे सुखाड़ हो जा रहा है ना, सूखा मौसम हो जा रहा है, सूखा धरती हो जा रही है, ये सब आजकल कॉमन हो गया। मेनी स्पीसीज आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव एज देयर हैबिटेट्स चेंज और डिसअपीयर। कह रहा है कि मेनी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है मेरे बच्चे, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां, है ना, प्रजातियां। आप लोग कुछ कुछ वर्ड को ना ध्यान से समझ लेना, ठीक है, तभी आपको पैसेज बनाने में मजा आएगा। कोई कोई बच्चों को पैसेज बहुत टफ लगता है, ये सब वीडियो देखने के बाद पैसेज आपको टफ नहीं लगेगा, पैसेज आपको टफ नहीं लगेगा। क्या लिखा हुआ है, मेनी स्पीसीज, कई सारी प्रजातियां, टू सर्वाइव, जीवन जीने के लिए, कई सारी प्रजाति अपने जीवन को जीने के लिए, देयर हैबिटेट्स चेंज और डिसअपीयर, अपने जीवन जीने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो आवास है, हैबिटेट, आवास, और डिसअपीयर, विलुप्त, क्योंकि वो जीवों को खतरा है, जीवों को खतरा है। किस लिए खतरा है, क्योंकि उसका जो घर है वो छीन जा रहा है ना। आप देखते होंगे कई जगह पर पूरा जंगल काट दिया जा रहा है, तो जंगल के जानवर जाएंगे कहां, है ना। इंटरनेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे पक्षियां विलुप्त हो रही है। तो जितने सारे प्रजातियां हैं, जितने सारे प्रजातियां, उनको जीवन जीने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, है ना, वो सब क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इन सम रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में फार्मर्स आर फेसिंग रेड्यूस क्रॉप यील्ड्स ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स। कुछ क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, किसान, फार्मर्स है, वो फेस कर रहे हैं कि रेड्यूस क्रॉप यील्ड्स, है ना, मतलब कि फसल के पैदावार की कमी को देखकर, पैदावार की कमी को देखकर, जैसे कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे बारिश नहीं होती है, इससे किसानों को ना बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है। वही कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों में किसान बहुत ही ज्यादा इसको महसूस कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कि जो पैदावार की कमी हो रहा है, किस लिए कमी हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स, है ना, अनप्रेडिक्टेबल, कभी सुखाड़, कभी तेज बारिश, कभी कम बारिश, कभी ज्यादा बारिश, है ना। इस पैटर्न को देखते हुए किसान जो है वो फसल का जो पैदावार की जो कमी है उसको देख रहे हैं, उससे झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, है ना। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अ कलेक्टिव एफर्ट। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अ कलेक्टिव एफर्ट। इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए, एड्रेसिंग मतलब मेरे बच्चे यहां पे हो जाएगा निपटना। क्या हो जाएगा, निपटना। तो जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए कलेक्टिव एफर्ट जरूरत है। सब मिलजुल कर हम यहां पे अपनी योगदान दे तो हम जलवायु परिवर्तन से बच सकते हैं। क्या योगदान देना, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट्स, सरकार मस्ट इंप्लीमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। कह रहा है कि जो सरकार को है ना, सरकारों को क्या करना है, कुछ ऐसी नीतियां लाना है जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। कार्बन जो बढ़ते जा रहा है, कार्बन के ये सब जो हानिकारक जो गैस है वो बढ़ते जा रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार को कुछ नीतियां बनानी चाहिए। ठीक है। इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, जिसको हम अपनी एसएसटी में पढ़े होंगे आप लोग, नवीकरणीय, विज्ञान में भी पढ़े होंगे नवीकरणीय। तो नवीकरणीय मतलब क्या होता है, उस ऊर्जा को अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग फिर से उस ऊर्जा को तैयार कर सकते हैं,
प्लस में उससे हमारे जीवन में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है, पृथ्वी को क्षति नहीं पहुंचती है। वही कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, है ना, लाइक सोलर एंड वाइंड पावर, एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि सरकार को कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल, आप देखते होंगे भारत सरकार कई जगह पे ऐसे पॉलिसी चला रही है, सोलर प्रधानमंत्री सोलर योजना करके, ठीक है, जो घरों के छत पे चलती है। तो ये ध्यान थोड़ी थोड़ी दे रही है, लेकिन इस पर रफ्तार की जरूरत है। वाइंड पावर, हवा की यूज करके, कहीं कहीं पे ना हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है, कहीं कहीं पे गुजरात के कुछ कुछ इलाके हैं, है ना, ये सब कुछ कुछ इलाका है जहां पे हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है, तो उसका हम प्रयोग करके हम एक एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वनों को बचाकर, दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वनों को बचाकर हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, आप सुने होंगे। वही कह रहा है इंडिविजुअल्स टू, मतलब हम खुद, व्यक्ति भी, है ना, दैट कैन contribute by using energy efficiently, reducing waste and adopting sustainable lifestyle। कह रहा है कि हम लोग खुद ना अपने जलवायु परिवर्तन को ना हम लोग बदलने से पहले उससे निपटने के लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं, हम लोग खुद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनर्जी इफिशियंटली, ऊर्जा का सही उपयोग करके, रिड्यूसिंग वेस्ट, गंदगी कचड़ों को घटाकर, वेस्ट को घटाकर, एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, साधारण जीवन को जीकर, है ना, साधारण जीवन को जीकर। आजकल आप हर जगह देखोगे कि बड़े बड़े एसी लगे हुए होते हैं, वो भी एक हानिकारक होती है ना, हानिकारक होती है। कई कई जगह देखोगे बहुत ज्यादा फ्रिज, बहुत ज्यादा संख्या में फ्रिज लगे हुए होते हैं, वो भी एक हानिकारक है। पहले के युग में ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले के युग में घड़ा होता था, घड़ा में पानी रख के उसको पीते थे, है ना। लेकिन अब चाहिए स्टैंडर्ड लाइफ। इससे क्या हो रहा है, हमारे प्लेनेट को, धरती को क्षति मिल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बढ़ते आगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट डिपेंड्स ऑन द चॉइस वी मेक टुडे। जो हमारा धरती, हमारा जो ग्रह है ना, उसका जो भविष्य है वो डिपेंड करता है क्या हम लोग चूज करते हैं, क्या हम लोग चॉइस रखते हैं, क्या हम लोग आज हम लोग क्या चुनते हैं, क्या चॉइस रखते हैं, उस पर वो डिपेंड करता है। हम अगर ज्यादा स्टैंडर्ड लाइफ में जीना चालू कर दे सारे के सारे लोग, तो जल्द ही हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, यहाँ पे जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का तापमान लगातार प्रत्येक वर्ष बढ़ते जा रही है। और इसका जो फ्यूचर है ना, वो फ्यूचर हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग क्या चॉइस रखते हैं, है ना। वही कह रहा है इफ एक्शन इज डिलेड द डैमेज caused by climate change may become irreversible, putting both the environmental and human life at risk। देखिए लिखा हुआ, सेम पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जब अगर हम लोग इसके खिलाफ अगर इफ एक्शन इज डिलेड, हम लोग इसके खिलाफ अगर कुछ कदम नहीं उठाते हैं, डिले कर देते हैं, बहुत ज्यादा साल देर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जिससे बिकम इरिवर्सिबल। थोड़ा सा आप लोग को टफ वर्ड लग रहा है, लेकिन टफ वर्ड नहीं है, क्योंकि हम है, क्योंकि क्या इसका मतलब, अपरिवर्तनीय, है ना, अपरिवर्तनीय, है ना, अपरिवर्तनीय। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एक्शन लेने में देरी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जलवायु जो परिवर्तन हो जाएगा वो अपरिवर्तनीय हो जाएगा। मतलब फिर उसको हम सही नहीं कर पाएंगे। जो करना है अभी करना है, अगर 10 साल के बाद प्रयास करें, 20 साल के बाद प्रयास करें, तो ये मुश्किल हो सकता है। पुटिंग बोथ द एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन लाइफ एट रिस्क, और वातावरण और इंसानों की जिंदगी रिस्क में पहुंच जाएगी, है ना, रिस्क में पहुंच जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स मेंशन इन द पैसेज। बहुत ही आसान सा सवाल है कि ग्लोबल जो टेम्परेचर जो बढ़ रही है, वो पैसेज में इसके क्या कारण बताए गए हैं। यहाँ ऑप्शन है पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफोरेस्टेशन ओनली, इंक्रीजेस इन ग्रीन हाउस गैसेस, अर्बनाइजेशन। तो मेरे बच्चे अभी आपको देखे होंगे पैसेज में कि इसमें क्या लिखा हुआ था, इंक्रीजेस इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब जो गैस बढ़ रही है, इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रही है। हम लोग पैसेज में अभी जस्ट देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस 4 ऑप्शन में
इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अटपट नहीं मारना, आराम आराम से पहले क्वेश्चन को देखना है क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हम लोग अभी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोला जाता है वनों को लगाओ, है ना, पेड़ पौधे लगाओगे बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है 3 नंबर का? राइजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रेटन। कह रहा है कि जो सी लेवल जो है ना, राइजिंग सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर उठ रहा है, इससे किसको खतरा होता है? किसको खतरा होता है? माउंटेन विलेज, कोस्टल सिटीज। अभी हम लोग देखें, कोस्टल सिटीज इज द राइट आंसर। तटीय शहरों को खतरा होता है। देखते हैं ना, जैसे अभी मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि सर आप क्या बोल रहे हैं, तटीय शहरों मतलब क्या होता है? मुंबई मान लेते हैं, एक शहर है ना, उसके किनारे क्या है? अरब सागर है। अरब सागर है तो अरब सागर का अगर सी लेवल अचानक से बढ़ेगा, उसका जो समुद्र का पानी है, उसका जो लेवल है वो अचानक से बढ़ जाएगा, तो शहरों को क्या होगा? नुकसान होगा, बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है ना, वही कह रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इंग्लिश से डरना नहीं है, ठीक है, इंग्लिश से डरना नहीं, बहुत ये एक आसान भाषा है। इवन सबसे आसान सब्जेक्ट आप इसे बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि एक लैंग्वेज है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आसान भाषा से हमको मेहनत करके थोड़ा सा मतलब सीखना है। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, है ना, पैसेज के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, समझ रहे हैं ना। द ऑन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल से क्या होता है? मतलब बारिश कभी ज्यादा कभी कम, इससे क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, मेल्टिंग ग्लेशियर या इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अभी हम लोग पढ़े फसलों की कमी। जब बारिश कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे क्या होगा? जो फसल है ना, धान गेहूं बहुत सारा फसल होता है, तो उसमें क्या होगी? कमी हो जाएगी। ये सब नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं होगा बच्चे, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 4 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन सा रिड्यूस कार्बन इमिशंस, मतलब कह रहा है कि कार्बन उत्सर्जन को इनमें से कौन सा रिड्यूस नहीं करता है? नॉट लिखा हुआ है ना, नहीं करता है, कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं करता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी करता है, ठीक है, ये कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। क्या नहीं करता? मुझे वो टिक लगाना, आप लोग को पहले सेंटेंस देखना है ना। क्या लिखा हुआ है कि कार्बन उत्सर्जन को उसको जो कम करना है, कार्बन उत्सर्जन, ज्यादा कार्बन हो जाएगा तो हमारे क्षति है ना, हमारे वातावरण के लिए क्षति है वो, है ना, तो कौन नहीं करता है? तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, और डी है एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। क्यों होगा डी? चलिए बताते हैं। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ठीक है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, जब जंगलों को बचाएंगे उससे भी कम होगा। यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली, ऊर्जा का अगर हम लोग सही से यूज करते हैं उससे भी कम होगा। लेकिन अगर हम लोग माइनिंग को, कोयला के माइनिंग को बहुत बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या होगा? ये जो कार्बन उत्सर्जन की कमी को वो कम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड इरिसिबल इन द पैसेज मींस। इरिसिबल मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? मैंने अभी बताया था, अपरिवर्तनीय, मतलब जो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दूध से दही बन जाना, क्या दूध से दही बन जाना, क्या वो परिवर्तन हो पाएगा फिर दही से? कुछ नहीं, है ना। तो वही चीज है, आप लोग उस एग्जांपल से समझो जो परिवर्तन नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पैसेज में इसका मतलब क्या है? पैसेज में इसका मतलब क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज मतलब रिपेयर करना और बदलना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल, असंभव, है ना, असंभव। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इरिसिबल मतलब होता है उसको बदलना असंभव है, उसको रिपेयर करना असंभव है। बाकी जो ऑप्शन लिखा हुआ है स्लो एंड स्टडी, ये गलत है। इजी टू कंट्रोल नहीं, गलत है। वेरी हार्मफुल बट टेम्पोररी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हु डज द पैसेज सजेस्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कह रहा है कि
पैसेज जो है हमारा, पैसेज जो है वो क्या हम लोग को बता रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, उसको एक्शन किसे लेना है, किसे एक्शन लेना है? ओनली साइंटिस्ट, केवल वैज्ञानिकों को? जी नहीं, केवल वैज्ञानिक क्या केवल वैज्ञानिक अगर एक्शन लेंगे क्या जलवायु परिवर्तन होने से बच जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओनली गवर्नमेंट्स? जी नहीं, केवल सरकारें काम करेगी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? बोथ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, मतलब सरकार भी और हम इंसान भी, हम व्यक्ति भी, वहां के लोग भी, मतलब दोनों को। जैसे भारत है तो भारत की सरकार भी और भारत के 140 करोड़ जनता, अगर सब ठान ले कि जलवायु परिवर्तन से बचना है तो फिर बचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन क्या है? पैसेज का टॉपिक क्या होना चाहिए? टोन क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4, ह्यूमरस, इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग, कैजुअल और सरकास्टिक। इसका हो जाएगा मेरे बच्चे इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इंफॉर्मेटिव है और वार्निंग है, चेतावनी भी है कि हम लोग अगर अभी से काम नहीं करते हैं तो बाद में बहुत झेलना पड़ेगा, ह्यूमन लाइफ रिस्क हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है बस, है ना। चला आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्या लिखा हुआ है? ग्रामर से क्वेश्चन। मतलब मेरे बच्चे 1 से लेकर 8 तक, है ना। आप लोग पैटर्न को मैं समझा दे रहा हूं, 1 से लेकर 8 तक। आप लोग ध्यान से पहले बाबू पैटर्न को समझ जाओ। 1 से लेकर 8 तक आपका यहां पे फिक्स हो गया कि पैसेज रहेगा, पैसेज से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक पैसेज से सारा क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रामर। ग्रामर देखते हैं 9 नंबर सवाल से। 9 नंबर सवाल से क्या लिखा हुआ है? द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। ये इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन है। मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है ना, हमारा जो ये सेंटेंस है ना, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में, इसको हम लोग क्या करना है? इनडायरेक्ट में बनाना है, ठीक है। क्या है? He said to me, will you help me? आपको सेंटेंस देखकर पकड़ना है कि ये सेंटेंस किस में है। तो आपको पता चल रहा होगा ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बन गया, मतलब बच्चे कि क्वेश्चन पूछ रहा है। जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पे एक चीज कंफर्म हो गया, आस्क लगेगा। आस्क लगेगा, क्या लगेगा? आस्क लगेगा, आस्क लगेगा। चलिए पहला एक कदम हम लोग आगे चल गए, अब दूसरा कदम चलते हैं। दूसरा क्या करना है? आगे पढ़ना है। विल यू हेल्प मी जब हमारा मेरे बच्चे ऑक्सिलियरी वर्ब रहेगा। सर ये कौन सा आप बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। अरे बाबू समझ में आएगा। ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी देखो बता रहे हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब। जब ऑक्सिलियरी वर्ब आएगा मेरे बच्चे तो वहां पे इफ लगेगा। क्या लगेगा? इफ। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ऑक्सिलियरी वर्ब कौन कौन सा होता है, हमको नहीं पता। तो बाबू यहाँ पे होगा विल, यहाँ पे विल है, ठीक है, विल यहाँ पे, ये है हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब। और कौन कौन सा होगा सर? क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछे, आपको सर दूसरा क्वेश्चन दे सकता है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा? विल हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, ठीक है, सेल हो गया और हमारा हैड हो गया, ठीक है। ये सब जो वर्ड है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब आगे दिया होगा मेरे बच्चे तो वहां पे इफ लग जाएगा। तो बाबू कहां लगा भाई? इफ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको ज्यादा दिमाग लगाना जरूरत नहीं है, ट्रिक से पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। ज्यादा एक क्वेश्चन के पीछे टाइम बर्बाद नहीं करना है, एक ट्रिक लगा के चलना है, दिमाग लगा के चलना है, क्योंकि ज्यादा टाइम बर्बाद करोगे तो आगे कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। चलो आगे देखते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वाज प्लेइंग स्टडी। हाँ, आप लोग को अगर इसके बारे में अच्छे से जानना, पूरा डिटेल में जानना है तो सारा वीडियो आएगा, एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है, ग्रामर का। जिन्होंने कोर्स खरीद लिया है वो उनके लिए बहुत सही बात है, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है तो वो खरीद लो, ठीक है। 251 का है। आपका एप्लीकेशन का नाम आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वाज प्लेइंग स्टडी। कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। क्या लिखा हुआ है? राजू सेड, राजू ने कहा आई वाज प्लेइंग स्टडी। मेरे बच्चे ये जो सेंटेंस आप लोग देख रहे होंगे ये है हमारा पास्ट में। क्या है हमारा? पास्ट में, क्योंकि सर वाज लगा हुआ इसलिए। हाँ बाबू बिल्कुल सही। और सर पास्ट, और क्या है? पास्ट परफेक्ट है। अरे नहीं बाबू, वर्ब फोर लगा हुआ है। जहां पे वर्ब फोर आया तो वो कंटिन्यूअस होता है। और जब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। किसमें बनता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां पे है सर? तो सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचानने का तरीका मेरे बाबू वो है जहां पे बिन लगा हुआ होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ भी रहे
आपको जहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिल गया मतलब वहां पे आपको बीन लगा हुआ रहेगा, एक पहचानने का तरीका है। तो जैसे कि मैंने कहा इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, इनडायरेक्ट मैंने क्या कहा, इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, तो बाबू इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा राजू सेड आई वाज प्लेइंग यस्टरडे। इसका बनेगा मेरे बच्चे राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग एट द डे बिफोर। क्योंकि जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वहां पे परफेक्ट में चला जाना है। तो बिन कहां पे लगा हुआ है सर, ये ऑप्शन में लगा हुआ है, ये ऑप्शन में लगा हुआ नहीं है तो नहीं होगा, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, नहीं इसमें नहीं होगा, जिसमें होगा वही लगाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कौन सा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलो आई यहां पर डैश लिखा हुआ है, रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, है ना, सिंस मंडे। आपको सेंटेंस से पहचानना है कि ये सेंटेंस किस चीज का है, किस चीज का सेंटेंस है, सोचो जरा। भरफोर लगा हुआ है, चलो पहले सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते हैं। पहला सीढ़ी भरफोर लगा हुआ है, ठीक है सर, भरफोर लगा हुआ है, कर क्लियर, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस मंडे मतलब क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां पे सिंस लगा हुआ रहेगा, है ना, और जहां पे सिंस लगा हुआ रहेगा, है ना, तो ये सब सेंटेंस हमारा क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां पे है, दो गो है सर। आप बोले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए बिन लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे दो गो है बाबू। लॉजिक लगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, 12 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, ये मैंने बताऊंगा, ये बताऊंगा ही नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डैश विल सॉरी डैश यू लाइव लॉग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका क्या होगा, ऑप्शन 4 दिया हुआ, मे होगा, मस्ट होगा, कैन होगा, माइट होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, जहां पे हम लोग विश करते हैं वहां पे लगता है, क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आई डैश, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जहां पे हम अपनी एबिलिटी को चर्चा करते हैं कि मैं 10 आदमी को पीट सकता हूं, वहां पे क्या लगेगा, कैन लगेगा, क्या लगेगा, कैन लगेगा। मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूं, फ्लुएंटली बोल सकता हूं, बहुत अच्छे से बोल सकता हूं, वहां पे क्या लगेगा, कैन लगेगा। क्या लगेगा भाई बच्चे, कैन लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा एबिलिटी को बता रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बाबू बहुत हम 3-4 बार अभी बोल चुके हैं, जहां पे बिन लगा हुआ रहेगा मतलब समझ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी हो जाएगा। चलो 15 नंबर चलते हैं। आई विश आई डैश रिच। चलो ये मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, ठीक है। ये बाबू मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। यहां मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा ना जो आपको थोड़ा सा यूनिक दिखाई देगा। क्या सीखना है, देखिए चलो देखते हैं। आई विश आई फिल इन द ब्लैंक्स रिच। क्या कह रहा है, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता। इसको मेरे बच्चे बोलते हैं सब्जेक्टिव वर्ब, सब्जेक्टिव मूड, सॉरी सब्जेक्टिव मूड, है ना, सब्जेक्टिव मूड। मैं लिख देता हूं यहां पे, सब्जेक्टिव मूड। इंग्लिश को बाबू आप लोग समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छा मार्क्स करना है ना, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो सब्जेक्टिव मोड मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, वहां पे लगता है आपका वर्ब, चाहे चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ हो रहे, यहां पे कुछ भी रहे, यहां पे कुछ भी रहे, यहां पे मतलब कुछ भी रहे, वो डिपेंड नहीं करता है। सब्जेक्टिव मोड में आपका वर्ब लगेगा। अगर यहां पे ही भी रहता ना तो भी वर्ब लगता। आप बोले सर ही के साथ वर्ब लगता है, बाबू लगता है, किसमें लगता है, सब्जेक्टिव मोड। काश में अमीर होता, काश वह प्रधानमंत्री होती, काश तुम चोर होते, काश तुम खिलाड़ी होते। तो इस टाइप का जो है ना सब्जेक्टिव मोड, मतलब कि काश, ये सब जो सेंटेंस आता है ना वहां पे वर्ब लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है 60 नंबर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। चलो देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले हाँ, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ सर, किसको बदलना है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो इसका क्या होगा, नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रुथ, डोंट स्पीक ट्रुथ, नन ऑफ दिस। मेरे बच्चे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। इसका क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, कभी झूठ मत बोलो। बात सेम है ना, बात सेम है ना। तो बाबू ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना,
तो इसको ना आप लोग इसी तरीके से बनाना, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना आंसर भी सेम रहेगा, मीनिंग सबका सेम निकलेगा, एक दूसरे से मतलब क्या होता है ना छुपा हुआ रहेगा। जैसे कि हमेशा सत्य बोलो, इसको हम दूसरी तरफ से भी बोल सकते हैं ना, कभी झूठ मत बोलना, मतलब क्या हुआ, दोनों चीज तो सेम है ना। कभी झूठ मत बोलना मतलब हमेशा सच सच बोलना, हमेशा सच बोलना मतलब कभी झूठ मत बोलना। अरे बाबू वही है ना, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है, आपको फिर से एक पैसेज दे दिया मेरे बच्चे, मैंने अभी देखा 9 नंबर से, कहां पे है पेन, हाँ मिल गया, चलो 1 नंबर से 8 नंबर तक बाबू पैसेज रहेगा, क्लियर, आप लोग कॉपी में वही लिख लो, ठीक है। 9 नंबर से 16 नंबर तक बाबू आपका ग्रामर रहेगा। बाबू जैसा आपको ये मिला है ना आपको मॉडल पेपर, जिन्होंने जिसको इसको मॉडल पेपर नहीं मिल पाया है, आप लोग एप्लीकेशन में जा सकते हैं, ऐप में जा सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। चलो ठीक है, 9 से 16 तक आपका ग्रामर रहेगा और 17 से आगे फिर आपका एक छोटा मोटा पैसेज रहेगा। जो पैसेज आपके बुक में है वहीं से काट के देगा, आपके स्टोरी से ही काट के देगा, है ना। एक पैसेज बाहर से आएगा, एक पैसेज आपके सिलेबस से रहेगा, बस बात खत्म, ज्यादा दिमाग मत लगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। सर पैसे पढ़ाइए, पैसेज बहुत अच्छा समझना है, पैसेज नहीं समझोगे तो बनेगा कैसे, पैसेज नहीं समझोगे तो आखिर बनेगा कैसे। चलो क्या है आगे देखते हैं, पैसेज हमारा क्या है, प्रांजल एंड राजवीर वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू असम। हाँ ठीक है, प्रांजल और राजवीर ये 2 लोग होते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति होते हैं, 2 लोग होते हैं, तो क्या करते हैं असम जाते हैं ट्रेन से। आप लोग भी तो कोई जाते होंगे ना, आप लोग जाते होंगे कोलकाता जाते होंगे, दिल्ली जाते होंगे, तो ऐसा ही ये लोग असम जा रहा था ट्रेन से। चलो ठीक है, एज दे लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब खिड़की से बाहर लोग देखता है, खिड़की ट्रेन में होता है ना, तो वहां से बाहर देखता है, क्या देखता है, राजवीर was fascinated by the endless stretches of टी बसेस असम, टी बसेस। राजवीर जो होता है खिड़की से बाहर देखता है तो वो ज्यादा ना फेसिनेटेड हो जाता है। सर फेसिनेटेड मतलब क्या होता है, अरे बाबू इसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध, मंत्र मुग्ध मतलब बहुत ज्यादा ना, वो ज्यादा ना मंत्र मुग्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसे, बहुत ज्यादा मतलब इतना मजा आता है उसको देख के कि मतलब समझ सकते हैं मंत्र मुग्ध, थोड़ा चौक जाना, है ना। मंत्र मुग्ध जाता है, क्या क्यों आता है, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ टी बसेस, चाय का बगान का अंतहीन विस्तार। एंडलेस स्ट्रेचेस मतलब होता है बच्चे, मेरे बच्चे, अंतहीन विस्तार। एंडलेस मतलब अंतहीन, स्ट्रेचेस मतलब विस्तार। तो चाय का बगान जब देखता है खिड़की से ना, बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है, अंतहीन, बहुत बड़ा, है ना। तो राजवीर जो होता है वो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाता है, बहुत ज्यादा मंत्र मुग्ध हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम जो है वो बहुत बड़ा एक टी प्लांटेशन पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो वहां पे चाय के बगान है वो असम में मौजूद है। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान राजवीर शेयर्ड विद प्रांजल, राजवीर जो होता है प्रांजल को शेयर करता है, क्या शेयर करता है मेरे बच्चे, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टी, चाय के बारे में कुछ बातें, कुछ रोचक बातें, है ना। जैसे आप लोग कहीं जाते होगे ना, तो आप लोग भी कहीं गए होगे, मान के चलो कोलकाता गए होंगे, तो बड़ा बड़ा नाव दिखता होगा, है ना, वहां पे हुगली नदी में, तो आप लोग बोलते होंगे अरे ये नाव ये है, ऐसा है वैसा है, बहुत बोलते होंगे। तो इन लोग भी जब इन लोग दोनों गया था तो इन लोग बोल रहा था, राजवीर बोल रहा था किसको, प्रांजल को, चाय के बारे में रोचक बातें। क्या रोचक बातें, चलो हम भी जानते हैं चुपके से, क्या, चलो हाँ, ही टोल्ड हिम दैट टी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। ठीक है, बहुत आपके लिए जानकारी का भी सब बात है कि उसने उसको कहा कि जो चाय है ना वो चीन में सबसे पहले खोज हुआ था। ठीक है, चीन में सबसे पहले खोज हुआ था। वेयर अ चाइनीज इंपीरियर, जब चीन के सम्राट, चीनी सम्राट एक्सीडेंटली, गलती से, तोड़ के भी समझो बाबू, डिस्कवर्ड इट, खोजा, व्हेन,
Some tea leaves fell into his boiling water। बाबू कह रहा है कि चीन के एक सम्राट थे जो पानी को गर्म कर रहे थे, ठीक है, पानी को गर्म कर रहे थे, उबाल रहे थे, उसी दौरान ना गलती से बाबू चाय का पत्ता गिर गया, उसमें चाय का पत्ता गिर गया, तो मजाक मजाक में गलती से इसका खोज हुआ है बाबू। इसको बढ़िया मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग खोजा नहीं किया, गलती से खोज हुआ है, ठीक है। ये रोचक बातें हैं, आप लोग थोड़ा सा जान लो, ठीक है। लेटर उसके बाद से टी बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाय जो है ना पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, इंक्लूडिंग इंडिया भी, भारत में भी चाय बहुत चलता है, आप लोग घर में भी चलता होगा। विच इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी। अब चीन के बाद भारत में भी पॉपुलर हो गया, तो भारत जब पॉपुलर हो गया तो भारत में क्या हुआ, बहुत ज्यादा चाय का पैदावार बढ़ गया। मतलब सबसे ज्यादा चाय का पैदावार अभी भारत में होता है। कहां पे होता है बाबू, असम में होता है। आप लोग ये चीज याद कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे 17 नंबर से एमसीक्यू पैसेज का, 1 से 8 पैसेज का एमसीक्यू, ठीक है, जो हम लोग ऊपर पढ़े। 9 से लेकर 16 तक आपका ग्रामर, ठीक है। 17 से लेकर फिर से पैसेज रहेगा जो आपके सिलेबस रहेगा, ये सिलेबस में आपका है। वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर ट्रेवलिंग। राजवीर और प्रांजल कहां जा रहे थे, असम जा रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, जो बता चुके आगे बढ़ते हैं। द फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। राजवीर जो होता है फैसिनेट हो जाता है, अंतर्मुग्ध होता है, क्या देखता है, क्यों होता है मंत्रमुग्ध ट्रेन जर्नी के दौरान, क्यों होता है बाबू, क्योंकि वो चीन का चाय का बगान देख लेता है। क्यों चाय का बगान देख लेता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द टी फर्स्ट डिस्कवर्ड। चाय का सबसे पहले खोज कहां हुआ था, तो बाबू चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ अब आया 20 क्वेश्चन नंबर से आपका आया अब लेक्चर से क्वेश्चन, सिलेबस से क्वेश्चन, स्टोरी से क्वेश्चन, पोयम से क्वेश्चन, 20 मार्क्स से। मतलब बाबू आपको 10 नंबर का ना, 10 नंबर का आपको लेक्चर से क्वेश्चन देगा, ठीक है, एमसीक्यू में। मतलब आपका सिलेबस से क्वेश्चन देगा। चलो क्या क्वेश्चन देखते हैं। In a letter to God, what did Lencho hope for? जो हमारा स्टोरी है और लेटर टू गॉड, उसमें लेंचो किसका हॉप रखता है, किसका उम्मीद रखता है, तो किसको उम्मीद रखता है रेन का, कि थोड़ा सा बस बारिश हो जाए। ऑप्शन नंबर सी है ना, थोड़ा सा बस बारिश हो जाए हम लोग का फसल अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा बस बारिश हो जाए हम लोग का बस जो फसल है वो अच्छा हो जाएगा। Who composed the poem Dust of Snow? Dust of Snow जो पोएम उसको किसने लिखा, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो एक स्टोरी है ना। व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज टू ऑब्लिगेशन। वो 2 ऑब्लिगेशन देते हैं, 2 दायित्व देते हैं। क्या क्या दायित्व देते हैं, पढ़ते हैं। टू हिज स्कूल, ऑप्शन फर्स्ट है टू हिज स्कूल एंड कम्युनिटी, नहीं बिल्कुल नहीं। टू हिज पेरेंट्स एंड हिज वर्क, है ना, उसके पेरेंट्स और उसके काम को लेकर, जी बिल्कुल नहीं। टू हिज फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, नहीं। टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। 2 दायित्व देते हैं। नेल्सन मंडेला बोलते हैं हर एक इंसान के अंदर 2 दायित्व होना चाहिए, जो एक अपने परिवार के प्रति निभाए और एक अपने देश के प्रति निभाए। 2 दायित्व होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है, खत्म करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन। इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज द थीप्स रियल नेम। थीप्स स्टोरी जो चोर की जो कहानी है उसमें थीप का रियल नाम क्या था मेरे बच्चे, तो हरि सिंह था। आपको पता होगा मेरे बाबू कि हरि सिंह जो था अपना नाम प्रत्येक महीना ना चेंज करता रहता था ताकि हम पकड़ा ना जाए, समझा। तो हम लोग जो स्टोरी पढ़े हैं थीप्स स्टोरी में, उसका नाम उसमें चोर का नाम क्या था, हरि सिंह था, ठीक है। चोर का नाम क्या था, हरि सिंह था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बी, अनिल लिखा हुआ है। आप लोग गलती से अनिल मत मार देना बाबू, ये हमारा राइटर था जो क्या था, मैगजीन लिखता था, है ना, मैगजीन्स वगैरह आर्टिकल वगैरह लिखता था। तो जो चोर है, चोर का हमको रियल नाम जानना है तो वो क्या होगा, हरि सिंह होगा, जो मैंने पढ़ा है। इससे क्वेश्चन भी आता सब्जेक्टिव में, मैं सब बता दूंगा आपको। सारा क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर पिछले 10 साल का 5 साल का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। सर पैराग्राफ में क्या आएगा, इतना टफ पैराग्राफ हम कैसे बनाएंगे, 10 लाइन 15 लाइन का पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे, सर पत्र कैसे लिखेंगे, बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम इंग्लिश से फेल हो गए। डरना कुछ नहीं है,
डरना कुछ नहीं है, आपको इसी चैनल पे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी और जो ऐप है वहां पे भी कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। जिन्होंने नहीं खरीदा कोर्स को वो खरीद सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। द बेकर्स प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज। जो बेकर वहां पे प्रेजेंस होते हैं, मतलब कि आप लोग देखे होंगे, इसको हम लोग प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं। आप लोग के घर पे आइसक्रीम आता होगा बाबू ठेला पे, है ना, तो आइसक्रीम आता तो क्या होता है, आवाज लेके आता है, पौ पौ करके आवाज आता होगा, तो वो वहां पे आ चुका है, आपके गांव में आ चुका है, वो अनाउंस होता है। कैसा अनाउंस होता है, किस साउंड से अनाउंस होता है, तो वो अनाउंस होता है पोंपो से। लेकिन जो आपके स्टोरी में जो बेकर आते हैं, है ना, वो उसका जो अनाउंस होता है वो बच्चे मेरे होता है थर्ड ऑफ बंबू स्टफ। थर्ड ऑफ बंबू स्टफ मतलब एक बांस का जो होता है ना, बांस का बनाया हुआ होता है, उसका मतलब वो बजाती है, मतलब आपके एरिया में आ चुका है, वो आपकी स्टोरी बताया गया है। जिसको स्टोरी पता होगा वो जानते होंगे, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हो सकता है किसी के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती होगी, हो सकता है किसी के एरिया में ट्यूशन नहीं होगा, हो सकता है कोई किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए होंगे। तो मेरे बाबू आप लोग को मैं बता दूं, पहले भी और भी बता रहा हूं कि आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स। इसका मतलब ये होता है बाबू, क्रैश कोर्स नाम पड़ेगा, आप लोग मतलब ही समझ लो। क्रैश कोर्स का मतलब होता है निचोड़, है ना। निचोड़ कोर्स क्या है, निचोड़ कोर्स कि आपका जो जितने सारे स्टोरी है उसको भी बता दिया जाएगा, ताकि आपका एमसीक्यू भी ना छूटे। आपका एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मॉडल, ग्रामर, किसी को बच्चे को ग्रामर भी नहीं समझ में आता है तो ग्रामर पर प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो क्रैश कोर्स का मतलब होता है निचोड़, आपके एग्जाम को मजबूत बनाना। अगर आप लोग इंग्लिश में अभी मान लो, इंग्लिश में मान लो अभी आपका तैयारी 10% है, मान लो किसी किसी बच्चे का होता है, किसी किसी का नहीं, 50% से अधिक बच्चे का अभी भी होगा, हमको पता है। आपकी तैयारी कितनी इंग्लिश का ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं समझ जाऊंगा कैसे आपका तैयारी है, उसी तरीके से हम लोग वीडियो लाएंगे। तो आप मान लेते हैं आपका तैयारी 10% है, तो सर क्या 10% से पास हो जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, आपको इसको कम से कम मेरे बच्चे 100 तो कोई नहीं कर पाएगा, चलो 90 कर लेते हैं। 95% आप लोग तैयारी करके जाओगे, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे, इवन सब सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में। आप लोग जब इतना तैयारी करोगे तब, अगर इतना तैयारी करना है, अगर आपका हुआ नहीं है तो कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स की मदद से आपका हो जाएगा। चलो देखते हैं, कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के वो कौन सा 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसके बीच में कुर्ग वहां पे स्थित है? कुर्ग एक जगह का नाम है, ठीक है, कौन सा है? तो एम क्या है? एम मैसूर एंड मैंगलोर। चलो ट्रिक बता दिए, एम। चलो ठीक, आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हु वाज किटी? किटी कौन था बच्चों? ये था एनीस डायरी। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन अ ट्रम ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज। ट्रम ऑफ सर्जरी जो कहानी है उसमें ट्रिकी कौन था? तो एक कुत्ता था। इसके मालकिन का नाम क्या था? पंपरी। ऐसा भी देगा कि जो इसका मालकिन है ना ट्रिकी का, वो कौन था? तो वो पंपरी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नरेटर प्रोफेशन इन द हेक ड्राइवर? हेक ड्राइवर की जो स्टोरी है उसमें जो नरेटर है, जो उसको लिखे हैं, उसके प्रोफेशन क्या था? तो मेरे बच्चे वो क्लर्क था। क्या था? क्लर्क था, छोटा मोटा एक क्लर्क था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच वाज नेकलेस एक्चुअली वर्थ? आप लोग मटलीडा वाला चैप्टर में पढ़ोगे, नेकलेस का एक्चुअली कीमत कितनी थी, है ना, कीमत कितनी थी? तो वो था मेरे बच्चे 500 फ्रांसेस। फ्रांसेस मेरे बच्चे फ्रांस की एक वो है, समझे ना, सॉरी फ्रांस की नहीं, मिस्र का करेंसी है, ठीक है। तो वहां पे उसका जो नेकलेस था, नेकलेस में बच्चे हार, जो महिलाएं हार पहनती है, तो उसका एक्चुअली कीमत कितना था, है ना, वो किसी से उधार लेती। स्टोरी आप लोग पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने क्रैश कोर्स को परचेस कर लिया वहां पे पता चल जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं कि यूट्यूब को छोड़ देंगे, यूट्यूब में बता देंगे, ऐसा मतलब इसका हम लोग बड़े विस्तार से बता देंगे पूरा कहानी को ही, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? उस नेकलेस का वो जो एक्चुअली कीमत कितना था? तो वो था हमारा 500 फ्रांसेस। कितना था? 500। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रिफिन वाज अ रेदर अ पर्सन। ग्रिफिन जो है वो कौन है? तो बाबू ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और लॉलेस पर्सन है। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक चीज का खोज किया था, इनविजिबल, अदृश्य होने के लिए खोज किया था। लेकिन वो जो व्यक्ति था ना, वो लॉलेस था, कानून को नहीं मानता था, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं मानता, दुरुपयोग करता था। अगर हम लोग खोज लिए तो कहीं भी अदृश्य हो जा रहा है, कहीं से अदृश्य होकर चोरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो ग्रिफिन करता था। और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था, बहुत ज्यादा, लेकिन अपना दिमाग को ना वो गलत जगह यूज किया।
तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी, बोथ ये एंड बी। तो आप लोग को इंग्लिश का मॉडल पेपर का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। आगे आपका जो है वो मेरे बच्चे आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, इसका भी मैंने वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर 30 तक का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। 1 से लेकर 30 तक का, 1 से लेकर 30 तक का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही तोड़ तोड़ कर समझा दिया। क्या इसमें आपको कोई डाउट है? नहीं होगा डाउट। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में। और अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया है, बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है, आप लोग मेरा नाम भी जानना चाहते होंगे कि सर ये पढ़ा कौन रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नाम बाबू अंकित सर है। ठीक है, मैंने पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, बीच में मेरा छूट गया था। ठीक है, मैंने 2022 से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा बीच में छूट गया था, अभी मैं फिर से आ चुका हूँ। किसी कारणवश मैं छूट गया था, तो मैं फिर से आ चुका हूँ। तो बस आप लोग तैयारी कर सकते हो, आप लोग पढ़ो, और इंग्लिश से घबराना नहीं है। आपका यहाँ पे हॉबी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, हॉबी वगैरह सब कुछ लिख देता हूँ। बाबू आप लोग इतना सब कुछ ना क्लियर कर देना, हॉबी वगैरह कुछ ज्यादा हॉबी नहीं है, 6-7 हॉबी मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बता दूंगा। हॉबी हो गया बाबू, लास्ट में जो वीडियो देख रहे होंगे ना, बहुत ज्यादा होशियार होंगे, बहुत ज्यादा समझदार होंगे, क्योंकि बच्चा इतना देख लिए छोड़ देता है। ठीक है, नहीं अब आप लोग देख रहे होंगे तो बहुत अच्छा अच्छे होंगे। ठीक है, हॉबी आप लोग देख लेना, लेटर को देख लेना, लेटर को देख लेना, नहीं मैं दिखा दूंगा, सब बता दूंगा। ठीक है, ये सब आप लोग तैयारी कर लेना। और पैसेज तो आपको पता ही होगा, पैसेज तो आपको पढ़ना ही है। ग्रामर, सर ग्रामर में क्या क्या पूछेगा? दुनिया भर का ग्रामर है बाबू। ग्रामर में बाबू आपका मॉडल पूछेगा, मॉडल्स है, इनडायरेक्ट स्पीच है ना, ये सब आपका क्वेश्चन पूछेगा। जो आपका नेगेटिव सेंटेंस में बदलने दिया वो है। ठीक है, ये सब आपका ग्रामर में पूछता है, और कुछ कुछ पूछता है, मैं सब बता दूंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। और स्टोरी आप लोग देख लेना, स्टोरी है ना, और कैरेक्टर स्केच भी आप लोग देख सकते हो, जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग जाने मॉडल पेपर का 1 से लेकर 30 तक का उत्तर। आप लोग बढ़िया तरीके से उत्तर जाने, बढ़िया तरीके से आंसर जाने। इसका आंसर पीडीएफ में एक्चुअली मौजूद है, लेकिन आप लोग इसको समझ के जाने, ताकि हम लोग समझ जाए, रट्टा नहीं मारे, क्योंकि रट के आप नहीं पास कर पाओगे। रट के पास करना मुश्किल है। ग्रामर बाबू, ग्रामर का कोई क्वेश्चन आपका गारंटी नहीं क्या पूछेगा, आपको उसका तरीका जानना है। पैसेज का गारंटी पूछेगा? नहीं पूछेगा, उसका तरीका जानना है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कैसे समझा जाता है, तो उस चीज को मैंने समझा दिया, आप लोगों को ग्रामर भी समझा दिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इंग्लिश समेत आपका जितना भी सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, एसएसटी, सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। आप लोग का एग्जाम में आपकी जो लक्ष्य है ना, आपका जो टारगेट है, वो आपको पार कराने में, आपको पहुंचाने में हमारी टीम और सब कुछ सपोर्ट करेगी, बिल्कुल सपोर्ट करेगी। आप लोग पिछले बार की तरह देख सकते हैं। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे को इतना पता होता है कि क्या आखिर मिशन 2 ने किया है। आप लोग जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारा रील्स अपलोड है, आप खुद देख लीजिए फीडबैक। आप लोग का भी फीडबैक हमारे चैनल पे आएगा। आप लोग खुद फीडबैक दोगे कि सर आपने मस्त पढ़ाया, आपने इंग्लिश मस्त पढ़ाया, आपने मैथ मस्त पढ़ाया, आप लोग खुद बोलोगे। ठीक है, मिलते हैं किसी ने वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर देना। आप लोग वो शेयर नहीं करते हो, अगर शेयर करोगे ना तब मजा आएगा पढ़ाने में। शेयर कर देना, जितना बच्चे आपके कांटेक्ट लिस्ट में है, जितना आपका स्कूल ग्रुप है, ट्यूशन ग्रुप है, जो भी है, शेयर कर देना। बढ़िया से इसमें बता दिया गया है, अब आपको सब्जेक्टिव भी सब कुछ आपको सारा सब्जेक्ट्स का मिलते जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।